बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल पेपर जो इशू हुई है उस मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को आज हम लोग अपने इस सेगमेंट में कवर करेंगे। स्टूडेंट, तो एमसीक्यूज आपको मालूम है कि आपके पेपर में सेक्शन से ए का पार्ट है और 20 मिनट्स में आपको 17 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। नॉर्मली होता तो यही है कि एमसीक्यूज जो आप लोगों ने होल सिलेबस स्टडी किया है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को स्टडी किया है तो एमसीक्यूज उनमें से ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लर्निंग पे तवज्जो रखी है या रट्टा लगाने की कोशिश की है तो ऑब्वियसली आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगी। टॉपिक को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया है तो आप एमसीक्यूज को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग मॉडल पेपर का सेक्शन ए ओपन कर लीजिए ताकि हम लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना शुरू करें। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। अगर आपको याद हो तो जब यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को, टाइप्स ऑफ यूनिट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल के 3 यूनिट्स नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिग्री, रेडियन और स्ट्रेडियन। तो स्ट्रेडियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ऑप्शन है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्ट्रेडियन होता है। तो इस मॉडल पेपर में जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है तो ये तो बड़ी आसानी से सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप इसका आंसर डिटरमाइन कर सकते थे और ये आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा है। मैं ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आती रहे कि अगर आप क्लासेस में लेक्चर्स के दौरान टीचर्स की बात को बहुत गौर से सुने और समझने की कोशिश करें तो एमसीक्यूज आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लिया करोगे। एमसीक्यू नंबर 2, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। याद कीजिए यूनिट नंबर 2 में जब प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रही होती है, इसके अलावा कोई दूसरी फोर्स नहीं होती है। और जो आपने एजम्पशन लिया था उसमें याद होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है? तो चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन का पीक हो, दरमियान कहीं पर हो, इनिशियल हो, कहीं पर भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जी होगी। यानी एक्सेलरेशन चाहे वो ट्रेजेक्टरी के टॉप पे हो या किसी और पोजीशन पर हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। और एजम्पशन भी था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है जिसमें लिखा हुआ स्मॉल जी वो इसका करेक्ट आंसर है। राइट, ओके। फिर नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो है नंबर 3, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यानी जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होंगे ये एमसीक्यू को सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है। देखिएगा, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, मोमेंटम को यानी पी को इंक्रीज किया है 20%, सही। तो काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए कितनी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, इसका जरा प्रोसीजर समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा ताकि डायरेक्टली आप आंसर कैसे डिटरमाइन करेंगे वो भी आज समझ सके। देखिए, अगर अपने कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर पे जाए तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाइए इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने m से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हाफ
m इंटू m स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर ओवर m। ये मोमेंटम हो गया हाफ p का होल स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम स्क्वायर है होल स्क्वायर, दिस इज m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखिएगा मोमेंटम को कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%। 20% इंक्रीज किया। इनिशियली कितना होता है 100%, यानी जो अमाउंट आपके पास ऑलरेडी थी वो 100%, उसमें 20% आपने इंक्रीज किया। तो आप इसमें 100% ऐड कीजिए, तो ये हो गया 120%। फिर ये परसेंट का साइन रिमूव कर दीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट का साइन रिमूव हो गया, दिस इज 1.2। 1.2 क्लियर। अभी जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम इसकी जगह पुट कीजिए के ई इज इक्वल टू हाफ, पी की जगह लिखिए 1.2, 1.2, 1.2 पी, क्योंकि अब मोमेंटम इतना है, दिस इज एम। अब ये जो पहले इनिशियली आपके पास फॉर्मूला था, अब ये रिसेंटली आपके पास फॉर्मूला है, आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो आपका रिजल्ट है। मतलब ये जो नई शक्ल है, इस नई शक्ल में से ये जो शक्ल है, ये सारी वैल्यू कैंसिल कीजिए, आपको पता चल जाएगा रह क्या गया। के ई से के ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, पी से पी कैंसिल, स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, बस ये रह गया 1.2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो दिस इज 1.44। परसेंटेज में लाइए, 100 से मल्टीप्लाई 144%। तो 100% तो इनिशियली था, 100% इनिशियली था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया 144%। तो 20% इंक्रीज करने से फर्क किस चीज का पड़ा, 44% का, क्योंकि 100% इनिशियली था, अब 144% है, तो इंक्रीज कितना हो गया 44%। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, जब भी इस तरह की वैल्यू हो 20, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे ये लिखा है 20%, पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए 100 से डिवाइड, फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिए 1.2। ये क्या है मोमेंटम, फॉर्मूले में देखिए मोमेंटम पे क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, दिस इज 1.44। पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है ना, ये आपका आंसर है। पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है बस ये आपका आंसर है, यानी 44%। 44% ये ऑप्शन ए है। यानी इस मॉडल पेपर में ये एक मजेदार एमसीक्यू था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट 44%, राइट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। A man with his arm at his sides, ये आर्म है, साइड्स पर ही है, ठीक है, is spinning on a light friction turntable, ये स्पिनिंग करता है, ये स्पिनिंग करता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, स्पिनिंग करेगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर चेंजेस एंगुलर वेलोसिटी में आना है तो देखते हैं क्या कहता है। When he extend his arm, कह रहा है अगर वो अपने आर्म को एक्सटेंड करे, आर्म को एक्सटेंड करेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब आर्म को इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है। यानी आर्म को आप जितना एक्सटेंड करेंगे, याद रखिएगा मोशन इतनी आसान होगी, मतलब वेलोसिटी आपकी इतनी इंक्रीज होगी।
Okay. Number 5. The absolute potential energy of an object depends on. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया? -G(m)(E)/r, ऐसा ही था। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, डिस्टेंस पे। मास पे, डिस्टेंस पे। तो चेक करते हैं। पहला, द ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट, करेक्ट है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट मास एंड स्पीड, रॉन्ग, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। द ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज, नो, रॉन्ग। द ऑब्जेक्ट्स कलर्स एंड टेम्परेचर, रॉन्ग। पहला ऑप्शन करेक्ट है, द ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6. One piston is a hydraulic lift has an area that is twice the area of the other. एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसके एक साइड का एरिया दूसरे के मुकाबले में डबल है, रहने दीजिए। When the pressure at the similar piston is increased by delta P, प्रेशर को बढ़ाया है, डेल्टा P इंक्रीज किया है। The pressure at the larger piston will be same due to Pascal law. पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर जब एक्ट करोगे तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर एक एंड पे प्रेशर डेल्टा पी इंक्रीज हुआ तो दूसरी साइड पे भी प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा पी। ये तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज था। तो ऑप्शन बी जो है वो मुझे करेक्ट दिख रहा है, यानी इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी। ओके, नेक्स्ट, स्काई डाइवर, आसमान से छलांग लगाने वाला, फॉल्स, जब वो नीचे आ रहा होता है तो याद रखिएगा उसकी मोशन यूनिफॉर्म होती है, और जब किसी बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म होती है तो उस पर लगने वाली फोर्स हमेशा उसके वेट के बराबर होता है, उसके वेट के बराबर। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जाए, यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आए, तो उस बॉडी पर एक्ट होने वाली फोर्स हमेशा उस बॉडी के वेट के बराबर होगी। A skydiver falls through the air at terminal velocity. The force of air resistance on him is equal to his weight. Option B is correct. Next, the force between two charges placed in air is F. दो चार्जेस हैं, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूं पहले। देखिए कह रहा है दो चार्जेस है, Q1 Q2, इनके दरमियान फोर्स है F, ठीक है, रहने दीजिए। और ये F का फॉर्मूला ये है K Q1 Q2 over R square, Coulomb's law. If the air is replaced by a medium of relative permittivity epsilon R, जब मीडियम एयर होता है ना तो K की वैल्यू ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये एयर के लिए Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो तो फॉर्मूला ये आ गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये एयर के लिए, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए। सही है, ऐसा हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर क्या कहता है, देन फोर्स इज रिड्यूस्ड टू, कह रहा है कि ऐसा करने से एयर से मीडियम डाइलेक्ट्रिक आया तो फोर्स में क्या तब्दीली होगी, कम होकर कितनी होगी। बड़ा आसान तरीका, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पता चल जाएगा, या इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये देखिएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर किसके बराबर है, F के। तो इसको तो आप F डैश का नाम दीजिए, तो इसकी जगह लिखा F, और ये एप्सिलॉन R डिवीजन में है तो डिवीजन में ये एप्सिलॉन R है, तो रिड्यूस होकर ये होगा F ओवर एप्सिलॉन R। देखे कोई ऑप्शन है या नहीं। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट, कैपेसिटर ब्लॉक्स, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। याद रखिएगा, कैपेसिटर हमेशा डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को आगे जाने की परमिशन देता है। कैपेसिटर हमेशा डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करेगा और अल्टरनेटिंग करंट को आगे पास होने की परमिशन देता है। ये कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टीज है, राइट। तो कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है। नंबर 10, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक वायर है, उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर, इज कट इनटू टू पीसेस, इसको दो हिस्सों में कट कर दिया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की रेजिस्टिविटी रॉ, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ साथ तब्दील हो सकता है, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ साथ तब्दील हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू चाहे 2 पीसेस में करो या 10 पीसेस में करो, रेजिस्टिविटी में कोई तब्दीली नहीं होगी। रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, नो चेंज। नो चेंज का ऑप्शन कहीं है, यस, ऑप्शन 4 रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन सेम। नेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन बेस्ड लग रहा है। अ हीट सेंसिटिव डिवाइस, एक हीट सेंसिटिव डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। whose resistivity changes, जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से रेजिस्टिविटी तब्दील हो जाए, ऐसे डिवाइस को क्या बोलोगे? थर्मिस्टर। क्या बोलोगे? थर्मिस्टर। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, इसको आप याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, थर्मिस्टर। ऑप्शन कोई एमसीक्यू नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन थर्मिस्टर वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द वेरिएबल हैज जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखिए, मैं इसी की मिसाल दे देता हूं, स्प्रिंग की। ये इस तरीके से वाइब्रेट होना होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की कौन सी वैल्यू जीरो होती है? वेलोसिटी जीरो होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सॉरी, यहां पर वेलोसिटी का ऑप्शन नहीं है, स्पीड का ऑप्शन है, तो आप स्पीड का ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो स्पीड इज जीरो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इफ अ बॉडी ऑसिलेट्स एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, देन द ऑक्सिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑक्सिलेशन। ये फोर्स्ड ऑक्सिलेशंस की डेफिनेशन है, लर्निंग बेस्ड है, याद रखने की जरूरत है। इफ अ बॉडी ऑक्सिलेट्स at the angular frequency omega of the driving force, then the oscillations are called, ये forced oscillations की डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नंबर 40, इसको रेस कर देता हूं। नंबर 14 को जब तक आप लोग पढ़िए, देखिए, सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 में क्या कहता है? इफ VA, VB, फिर VW है शायद, VM है, VM काफी छोटा लिखा है। आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये एयर में साउंड की स्पीड है। किसकी स्पीड है? साउंड की। ये एयर में
फिर ये हाइड्रोजन में, और तीसरा है मेटल में, एट द सेम टेम्परेचर। देन यानी पूछ ये रहा है एमसीक्यू में, नीचे जो 4 ऑप्शन है उसको देख के ये समझ में आता है कि पूछ ये रहा है कि 3 चीजें हैं, एयर, हाइड्रोजन गैस, मेटल, किसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम किसमें होगी, फिर उसमें से कम किसमें होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को याद हो एक रीजनिंग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि साउंड की स्पीड उन ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा होती है जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। एक रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड इन एयर। तो सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े करीब थे, तो उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा। तो जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलों के दरमियान गैप कम, एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब, उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा। तो मेटल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत सबसे करीब होते हैं, इन दोनों के मुकाबले में करीब है। इसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद एयर के मॉलिक्यूल इन दोनों के मुकाबले में एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इसमें साउंड की स्पीड सबसे स्लो होगी, इसमें उससे ज्यादा, उसमें इससे ज्यादा, यानी Vm ग्रेटर होगा, Vb ग्रेटर होगा Va। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड में ये ऑप्शन गिवन है, देख लीजिएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, ये भी इंफॉर्मेशन पेज लग रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन डिफ्रैक्ट फ्रॉम द गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5 मीटर, -15 मीटर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी माइक्रोवेव्स है, कैन डिफ्रैक्ट हो सकती हैं फ्रॉम द गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -15 मीटर। ये हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट रे में पॉसिबल है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट रे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी में ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो जो सेकंड ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट वेव, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओके, नेक्स्ट, आई हिल separates a TV transmitter from the house. A hill separate a TV transmitter from a house. ट्रांसमीटर, टीवी का ट्रांसमीटर और घर के दरमियान कोई पहाड़ है जो उनको सेपरेट कर रहा है, इन दरमियान में पहाड़ है। तो शायद वो ये पूछ रहा होगा कि फिर सिग्नल्स कैसे आ रहे होते हैं। दरमियान में हिल है, एक तरफ ट्रांसमिट टीवी है, एक तरफ घर है, दरमियान में पहाड़ है, तो उसके सिग्नल्स आ कैसे रहते हैं। याद रखिए कि ये सारे फिनोमेना डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन, ये सब डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। के दरमियान में रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी सिग्नल्स आपको आ रहे होते हैं, इट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। द ट्रांसमीटर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस। घर से ट्रांसमीटर नजर नहीं आ रहा है, दरमियान में पहाड़ है। बट स्टिल द टीवी इन द हाउस हैज गुड रिसेप्शन। घर का टीवी सिग्नल को अच्छा रिसीव कर रहा है। This wave phenomena makes it possible diffraction of waves. Second option is correct. Diffraction. ये सारा फिनोमेना डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। The process of superimposing signal frequency on the carrier waves is called. Carrier waves ordinary waves को बोल रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है, सुपर इम्पोज होता है, मिक्स होकर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली वेव जनरेट करता है, तो इसको हम लोगों ने मॉड्यूलेशन का नाम दिया था। जब कैरियर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है या एम्पलीट्यूड पॉसिबल है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने मॉड्यूलेशन का नाम दिया था, राइट।
तो स्टूडेंट्स, ये था मॉडल पेपर के एमसीक्यूज जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि मॉडल पेपर के एमसीक्यूज आसानी से आपने समझ लिया होगा इसके कॉन्सेप्ट। एक बात का और आपने शायद अंदाजा लगाया होगा कि अगर ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, यानी टीचर्स के लेक्चर देने के बाद घर जाकर उसको रिवाइज करो, बुक को रीड करो, तो आपको एक बात का ये अंदाजा होगा कि आप एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है हमारी कि स्टूडेंट्स सिर्फ लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाने पे तवज्जो नहीं रखते हैं, या सिलेबस की बुक को रीड नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं एमसीक्यूज में। खैर, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो तो हाईलाइट कीजिएगा, लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।